हेलो एवरीवन, आकार आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो इस लेक्चर में हम लोग द हिंदू न्यूज़पेपर जो आता है उसका न्यूज़ और एडिटोरियल एनालिसिस करेंगे। हम देखेंगे कि जो अलग अलग एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे यूपीएससी का होता है, जैसे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं और अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, उनके प्रीलिम्स और मेंस में जो जीके एंड जीएस पूछा जाता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम कैसे न्यूज़पेपर को पढ़ सकते हैं और आज के जो आर्टिकल्स आए हैं उनमें उस पर्सपेक्टिव में क्या क्या पढ़ना ज़रूरी है। तो मेरा नाम है मृणाल कुमार। आज है 1 नवंबर, वेडनेसडे। देखते हैं कि क्या क्या आज इम्पोर्टेंट आर्टिकल आए हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो एक आर्टिकल आया है आपका साइबर अटैक के बारे में, जिसमें एप्पल इन्वॉल्व है। दूसरा अखौड़ा अगरतला रेल लिंक के बारे में है, जो कि कंट्री के नॉर्थ ईस्ट का एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। उसके बाद जो अभी रिसेंट आंध्र प्रदेश में जो ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था उसका आर्टिकल है। एंड देन उसके बाद है आपका फॉलिंग फर्टिलिटी लेवल्स के ऊपर एक आर्टिकल है। उसके बाद जो अभी आपका पार्लियामेंट में एथिक्स कमेटी का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है एक एमपी के ऊपर, उसके ऊपर एक एडिटोरियल आया है। और क्लाइमेट फाइनेंसिंग के ऊपर एक आर्टिकल आया है कि अभी तक क्या स्टेटस है क्लाइमेट फाइनेंसिंग में। तो चलिए आज के जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं उनको हम एनालाइज करते हैं। तो सबसे पहले आता है एप्पल साइबर अटैक अलर्ट, ऑपोजिशन कॉर्नर्स गवर्नमेंट। तो सबसे पहले मैं इस आर्टिकल की रेलेवेंस आपको समझा दूं, ये कहाँ कहाँ रेलेवेंट है। सबसे पहले तो बात आती है प्रीलिम्स में। तो प्रीलिम्स में जो आपके अलग अलग टाइप के साइबर अटैक वाले सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे पेगासस हो गया, ठीक है, जैसे वानाक्राई हो गया, जैसे आपका डी ट्रैक हो गया। तो ऐसे जो आपके कीवर्ड्स होते हैं आपके साइबर सिक्योरिटी या साइबर अटैक से रिलेटेड, वो आपको जानने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको ये एक नाम दे दिया जाएगा। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन इसको लेके सही है, ठीक है। और अगर हम मेंस की अगर बात करें, मेंस में ये आपका GS3 के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, जो आपका इंटरनल सिक्योरिटी, और इंटरनल सिक्योरिटी में जो आपका बेसिक्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी वाला जो पार्ट है उसमें ये वाला इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो ये न्यूज़ क्या है कि अभी कुछ प्रोमिनेंट पॉलिटिशियंस को मेल आता है, किससे? एप्पल से। एप्पल क्या है? आपका US बेस्ड टेक जायंट है मंडे को, जो लोगों को इन्फॉर्म कर रहा है कि उनके फ़ोन्स पे उनके ऊपर एक टाइप से टारगेटेड अटैक किया जा रहा है, ठीक है। बाय स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स। देखिए, स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स का मतलब क्या है कि जो अटैक कर रहे हैं, जो लोगों के फ़ोनों पे जासूसी कर रहे हैं, उनको सपोर्ट कौन कर रहा है? खुद स्टेट कर रहा है। तो ये बताया गया है, ये न्यूज़ है। और जो स्टेट है, हमारा यूनियन गवर्नमेंट है, उन्होंने बोला है कि हम इसके ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन लॉन्च करेंगे, ठीक है। और स्टेट ने बताया है कि ये एक टाइप से वेग है, ठीक है, इसमें कुछ क्लियर नहीं है कि क्या कैसा, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं बताई है। एंड ऑपोजिशन बस इसको क्रिटिसाइज़ कर रहा है कि जैसे ही ऑपोजिशन जो है अपना डिसेंट करता है किसी भी चीज़ को या क्रिटिसाइज़ करता है, तो उनके ऊपर एक टाइप से ये टारगेटेड अटैक्स होने लगे हैं अब। तो बेसिकली ये है आपका सबसे पहला आर्टिकल, ठीक है। उसके बाद आता है आपका अखौड़ा अगरतला रेल लिंक टू बी इनॉग्रेटेड बाय PM मोदी एंड शेख हसीना टुडे। तो बेसिकली क्या कहना चाह रहा है इस आर्टिकल में कि बांग्लादेश और त्रिपुरा, दो रीजन्स के बीच में एक रेल लिंक लॉन्च हुआ है, ठीक है। एक टाइप से इंटरनेशनल रेल लिंक है ये, एंड दोनों रीजन को ये लिंक कर रहा है, ठीक है। एक टाइप से इसको री इस्टेब्लिश किया जा रहा है आपके ऑलमोस्ट 7.5 ईयर्स के गैप के बाद। तो इस बेसिकली पूरे प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है, आप इस मैप को देखिए। सबसे पहले तो देखिए इन लोकेशंस के बारे में कि अगरतला जो है आपका यहाँ पे आता है, ये आपके त्रिपुरा की राजधानी है। और अखौड़ा जो आता है ये आपका बांग्लादेश में एक सिटी है, ठीक है, आपके बांग्लादेश में आता है। एंड इस पूरे का प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो वेस्ट बंगाल है आपका, जो वेस्ट बंगाल है, किसी तरह इसको हम नॉर्थ ईस्ट से जोड़ना चाहते हैं। तो उसके पूरे प्रोजेक्ट में ये एक छोटा स्टेप है, ये एक तरीके की शुरुआत समझिए कि अभी हम दोनों ने इन दोनों के बीच में रेल लिंक जो है शुरू कर दिया है, ठीक है। अभी तक क्या होता था कि जब हमें अगर वेस्ट बंगाल से नॉर्थ ईस्ट में जाना पड़ता था तो हमें ऐसे घूम के जाना पड़ता था,
ठीक है। लेकिन अब धीरे धीरे हम एक डायरेक्ट रूट इस्टेब्लिश कर रहे हैं बांग्लादेश के साथ, क्योंकि बांग्लादेश जो है वो बीच में आता है। तो डेफिनेटली अब अगर हमें डायरेक्ट रूट इस्टेब्लिश करना है तो यहाँ पे हमें बांग्लादेश की कोऑपरेशन की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है। अभी तक क्या होता था, थ्रू अ लॉन्गर रूट थ्रू गुवाहाटी जलपाईगुड़ी स्टेशन। ठीक है। अब जो ये वाला जो रेल लिंक लॉन्च हुआ है, अखौड़ा वाला जो रेल लिंक हुआ है, इससे समय की बहुत ज़्यादा बचत होगी और इससे जो डिस्टेंस है वो कम हो जाएगा। ठीक है। ये आपका 12.24 किलोमीटर का रेल लिंक है। एंड इसकी सबसे ज़्यादा डिमांड कहाँ से आती है कि जो आसाम की टी इंडस्ट्री है, ये चित्तगोंग पोर्ट जो है, ये बांग्लादेश के ये वाले जो पोर्ट होते हैं यहाँ पे, उनका एक्सेस चाह रहा था आसाम। तो एक टाइप से कहीं ना कहीं उनकी डिमांड, उनको इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। उसके बाद आपका अगला आर्टिकल आता है सेफ्टी फर्स्ट के बारे में। ये आपका बताता है कि अभी जो रिसेंटली आपके ट्रेन एक्सीडेंट्स में फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है, कि जैसे अभी रिसेंटली आपका बालासोर का ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था, एंड उसके बाद भी एक और ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था, एंड अभी अब आंध्र प्रदेश में ट्रेन एक्सीडेंट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये इंडियन रेलवेज़ की सेफ्टी रेगुलेशंस पे क्वेश्चंस उठाते हैं। ठीक है। तो बेसिकली ये उस पूरे इंसिडेंट के ऊपर है। इस पूरे आर्टिकल में बताया है कि क्या इंसिडेंट हुआ था। ठीक है। क्या अभी तक रेलवे में प्रोटेक्शन के स्टेप्स लिए गए हैं। ठीक है। और क्या क्या अभी भी इश्यूज़ हैं। ठीक है। और क्या सल्यूशन हो सकते हैं। सल्यूशन किस चीज़ की, यही रेलवे सेफ्टी को लेके। अब अगर हम इसके रेलेवेंस की अगर बात करें, तो जैसे प्रीलिम्स की अगर बात करूं, तो प्रीलिम्स में आपको बस बेसिक फैक्ट्स के बारे में जानना चाहिए कि रेलवे के स्टैटिस्टिक्स क्या हैं इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में, रेलवे के कितने जोन्स हैं ओवरऑल, कितने गेज होते हैं तो ओवरऑल रेलवे के, एंड अलग अलग क्या टाइप के कौन से रेलवे होते हैं, पैसेंजर होते हैं, फ्राइट होते हैं, या अलग अलग टाइप के। तो बेसिकली आपके इस पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। ठीक है। ज्योग्राफी और रेलवे के पॉइंट ऑफ व्यू से और इकोनॉमी और रेलवे के पॉइंट ऑफ व्यू से। बट मेन इसका जो रेलेवेंस है ये आपके मेंस के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। मेंस में भी आपका जो GS3 होता है, आपका इकोनॉमी वाला पार्ट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाला पार्ट, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर वाले पार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसमें पढ़ना है, क्योंकि हम और भी देख रहे हैं कि अलग अलग टाइप के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे मोरवी ब्रिज का कोलैप्स हो गया। अभी रिसेंटली बिहार में जो एक बहुत बड़ा ब्रिज था जिस पे अभी काम चल रहा था, वो कोलैप्स हो गया। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो हम बहुत रैपिड पेस पे कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये दर्शाते हैं कि उनमें कहीं ना कहीं एक सेफ्टी का कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। सेफ्टी पे उतना एडिक्वेट ध्यान नहीं दिया जा रहा है, उसकी रेजिलियंस पे उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इस आर्टिकल को पढ़ना है। तो देखते हैं हम इस आर्टिकल में क्या क्या बातें करी हैं। तो सबसे पहले बताया है कि द ट्रेन एक्सीडेंट एट विजयनगरम डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पे ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था वो ये वाला डिस्ट्रिक्ट था। एंड अभी तक वहाँ पे उस ट्रेन एक्सीडेंट में 13 लोगों की जान जा चुकी है और ऑलमोस्ट 38 लोग इंजर्ड हैं। एंड ये हुआ क्या था कि एक जो ट्रेन थी आपका विशाखापट्टनम पलासा पैसेंजर ट्रेन थी, ये स्टेशनरी खड़ी थी। एंड इससे आके जो विशाखापट्टनम रायगढ़ जो पैसेंजर ट्रेन थी, वो आके इससे टकरा गई। एंड इस कोलिजन की वजह से एक्सीडेंट हुआ। और ये हुआ कहाँ था, ये हुआ था कंटकापल्ली स्टेशन में, जो कि आपका विशाखापट्टनम के पास है। और ये विजयनगरम और विशाखापट्टनम लाइन पे ये एक्सीडेंट हुआ था। तो सबसे पहले तो आर्टिकल ये एक टाइप से ब्रीफ देता है इस पूरे इंसिडेंट का, कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, ठीक है, कहाँ हुआ था। उसके बाद बात करते हैं ये आर्टिकल कि भाई ये जो इंसिडेंट है ये कहीं ना कहीं बालासोर ट्रेन एक्सीडेंट की तरह है। ठीक है। जो आपका उड़ीसा में हुआ था, जहाँ पे और ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हुई थी। एंड दोनों में एक सिमिलैरिटी थी, क्या, दोनों जो एक्सीडेंट हुए थे कहीं ना कहीं ह्यूमन एरर की वजह से हुए थे। ठीक है। जो बालासोर वाला जो एक्सीडेंट था, ये आपका सिग्नल इंटरफेरेंस उसमें रीज़न बताया जा रहा था, और यहाँ पे एक रीज़न बताया जा रहा है सिग्नल जंप, जो आंध्रा में हुआ है। और इन दोनों में क्या था, ह्यूमन एरर इन्वॉल्व था। एंड एक और चीज़ बताई जा रही है कि ये जो दोनों ट्रेन एक्सीडेंट हुए हैं, या दोनों ट्रेन्स में, जैसे आंध्रा में भी जो ट्रेन्स में एक्सीडेंट हुआ था, उसमें जो कवच एक सिस्टम है ये नहीं था। ठीक है। कवच का जो सिस्टम है वो एब्सेंट था। कवच सिस्टम है क्या,
ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम होता है। ये ध्यान लीजिए रखिएगा, ये इन्फॉर्मेशन आपके प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। आपको बताया जाएगा कि कीवर्ड दे दिया जाएगा कि कवच क्या है और फिर पूछा जाएगा कि इन चारों में से आप सही उत्तर दीजिए। तो इन दोनों चीज़ों से आपकी ये वाला हो गया और ये वाला हो गया। इन दोनों से एक सवाल खड़ा होता है इंडियन रेलवेज़ के ऊपर कि क्या वो अपनी सेफ्टी रेगुलेशंस को अपहोल्ड कर पा रहे हैं या नहीं। तो यहाँ पे सेफ्टी रेगुलेशंस के ऊपर क्वेश्चन खड़ा होता है। उसके बाद बात करता है ये आर्टिकल कि अभी तक हमने सेफ्टी से रिलेटेड इंडियन रेलवेज़ में क्या क्या एफर्ट्स लिए हैं, लेकिन एफर्ट्स होने के बावजूद भी इश्यूज़ क्यों परसिस्ट कर रहे हैं। तो जैसे क्या क्या एफर्ट्स लिए हैं अभी सेफ्टी को लेके, कि जैसे 11,000 क्रॉसिंग्स पे इंटरलॉकिंग का मैकेनिज़्म कर दिया है। जो आपका ट्रैक लेइंग एक्टिविटी है उसमें मैकेनाइजेशन कर दिया है। जो ऑपरेशंस हैं उनको सेंट्रलाइज कर दिया है। राष्ट्रीय रेल सुरक्षा कोष को भी जारी कर दिया है जिससे फाइनेंस किया जा सके जो कि आपके क्रिटिकल एसेट्स और सेफ्टी के अपग्रेडेशंस हो। ये सब इसलिए किया जा रहा है ताकि आपका ह्यूमन एरर उसको कम किया जा सके। लेकिन फिर भी इन सब के बाद भी क्यों ये इश्यूज़ अभी भी आते हैं। तो सबसे पहली बात तो अभी भी आपका जो सिग्नलिंग हो गया, टेलीकम्युनिकेशन हो गया, ह्यूमन रिसोर्स हो गया, इसमें अभी तक कोई अपग्रेड नहीं हुआ है। ठीक है, बहुत सारा पैसा खर्च हुआ है, बहुत सारी जगहों पे अलग अलग अपग्रेडेशंस किए गए हैं, लेकिन जो आपके की एस्पेक्ट हैं उनमें अभी भी कोई अपग्रेडेशन नहीं है, जिसकी वजह से आपके ये इश्यूज़ आते हैं। जैसे ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड एक एग्जांपल दिया है आपका 2022 से लेकर 23 के बीच एक 1.12 लाख कैंडिडेट्स की वैकेंसी निकाली थी। ठीक है, लेकिन उसमें से अभी तक लगभग 53,000 वैकेंसीज जो हैं वो खाली हैं, वो अभी भी पेंडिंग हैं। तो कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्स का शॉर्टेज होता है। तो जब ह्यूमन रिसोर्स कम होता है उनके पास, तो कहीं ना कहीं कम लोगों को ज़्यादा काम करना पड़ता है, उनको एफर्ट ज़्यादा डालना पड़ता है। ठीक है, उनको लॉन्ग आवर्स तक काम करना पड़ता है। ठीक है, जो शॉर्टेज हो रही है, जो जितने लोग कम हो रहे हैं वो ज़्यादा देर काम करके उन्हें उनकी भी भरपाई करनी होती है। कि मान लीजिए 10 की वैकेंसीज़ हैं और सिर्फ 5 लोग हैं, लेकिन 5 लोगों को 10 गुना मतलब 10 लोगों तक का काम करना पड़ेगा, मतलब दुगना काम करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं अगर हम लोगों से इतना ओवर स्ट्रेस करवाएंगे, ओवर वर्क करवाएंगे, तो कहीं ना कहीं जो है आपके एरर की चांसेस ज़्यादा बढ़ जाती हैं। ठीक है, एक व्यक्ति से जितना एक्सपेक्टेड हो अगर उससे ज़्यादा काम करवाते हैं तो कहीं ना कहीं ओवर वर्क, ओवर स्ट्रेस होने की वजह से आपके एरर होने की संभावना ज़्यादा होती है। यही चीज़ इस एक्सीडेंट में कहीं ना कहीं नज़र आती है। उसके बाद बात करिए कि अब हमें क्या चीज़ की ज़रूरत है। देखिए, हमें पता है कि ये सारे इश्यूज़ प्रेजेंट हैं, तो अब हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो सीनियर रेलवे मैनेजमेंट में हमें लोगों के प्रति और जिम्मेदारी चाहिए और अकाउंटेबिलिटी चाहिए, और वो भी डिवीज़न और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ठीक है, हमें ऐसी टेक्नोलॉजी चाहिए ट्रेनों में जो कि हर मिनट का कम्युनिकेशन को कैप्चर कर सके। जैसे एरोप्लेन्स में ब्लैक बॉक्स होते हैं, वैसे ही एक टाइप से ऐसी टेक्नोलॉजी चाहिए कि ट्रेन में लोग जो कम्युनिकेशन हो रहा है उनका सेंट्रल अथॉरिटी के साथ, सिग्नलिंग के साथ और ड्राइवर्स और ट्रेन स्टाफ के साथ क्या हो रहा है कम्युनिकेशन, उसका कैप्चर हो, ताकि पता लग सके कि अक्सर दिक्कत कहाँ पे आई है। ह्यूमन एरर की वजह से हुआ है ये, या फिर आपका कोई टेक्नोलॉजिकल एरर की वजह से हुआ है। ये हो गया आपका दूसरी चीज़। ठीक है, उसके बाद बात करा कि जो आपका स्टाफ है रेलवे बोर्ड का, उसको जो रिक्रूटमेंट होता है उनका, वो और ज़्यादा प्रोफेशनल होना चाहिए और ज़्यादा टेक्नोक्रेट्स को हमें इंक्लूड करना चाहिए। अरे, तो जो स्टाफ होता है रेलवे बोर्ड को, जो रिक्रूटमेंट करना है हमें स्टाफ का, एक टाइप से हमें प्रोफेशनल से रिक्रूट करने हैं और जो टेक्नोक्रेट्स हैं उनको रिक्रूटमेंट करना है। और आखिरी में बोला है कि आखिरी में कभी ना कभी अब समय आ रहा है कि हमें जो पूरा रेलवे सिस्टम है उसको पूरा ओवरहॉल करना पड़ेगा, उसको एक टाइप से नए सिरे से एक टाइप से रिफॉर्म करना पड़ेगा, रिवैम्प करना पड़ेगा, ताकि इस तरीके की जो दुर्घटनाएं हैं वो आगे से कम हों और ना हों। अगला एक और आपका आर्टिकल आता है, द रीजंस फॉर फॉलिंग फर्टिलिटी। ठीक है, एक टाइप से अब आज के समय में जैसे सबसे पहले मैं आपको इस आर्टिकल की रेलेवेंस बता दूं। ये वाला आर्टिकल आपका जो
GS1 है। GS1 में जो सोसाइटी वाला एस्पेक्ट है, सोसाइटी एंड ज्योग्राफी में जो आपका पॉपुलेशन वाला जो चैप्टर है, ये सबसे ज़्यादा उसमें रेलेवेंट है, सब उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आपका यहाँ पे डेमोग्राफी वाला जो एस्पेक्ट है उसमें TFR होता है, जैसे आपका बर्थ रेट हो गया, आपका डेथ रेट हो गया, आपका पॉपुलेशन ग्रोथ हो गया, तो उनके क्या इम्पैक्ट होते हैं, ठीक है, अलग अलग सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी पे, अलग अलग रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड में। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये वाला आर्टिकल पढ़ना है। तो यहाँ पे ऐसा एनालिसिस दिया है एक कि आज के समय में जो TFR बहुत ज़्यादा घट रहा है, जो टोटल फर्टिलिटी रेट है 2.0 से काफ़ी ज़्यादा घट रहा है, स्पेशली आपके डेवलप्ड कंट्रीज़ में। तो क्यों ऐसा हो रहा है? एंड स्पेशली अब ये एशियन कंट्रीज़ में भी देखा जाने लगा है। तो उसके क्या रीज़न्स हैं, उसके बारे में यहाँ पे बताया है। तो जैसा कि हम जानते हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़ में जो आपकी पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो रही है। उसके कम होने के 2-3 रीज़न्स हैं। एक तो आपके बर्थ रेट आप और आपका डेथ रेट जो है दोनों कम हो गया है। उसके बाद वहाँ पे कहीं ना कहीं माइग्रेशन, इमिग्रेंट्स वहाँ पे कम होते हैं। और तीसरी बात ये कि वहाँ पे जो लोगों का टोटल फर्टिलिटी रेट है वो बहुत ज़्यादा कम हो गया है। मतलब इसका है कि जो लोग वहाँ पे रिप्रोड्यूस कम कर रहे हैं, लोग वहाँ पे बच्चे कम कर रहे हैं, इसलिए वहाँ की जनसंख्या ही और कम होती जा रही है। वही चीज़ यहाँ पे डिस्कस करी है। तो यहाँ पे बात क्या करी है कि जो आपका टोटल फर्टिलिटी रेट है आज के समय में काफ़ी कम हो रहा है। जैसे हम जानते हैं जर्मनी हो गया आपका, ठीक है, जैसे USA हो गया, जो आपका रिप्लेसमेंट लेवल होता है आपका 2.1, जो आज के समय में अब जाके इंडिया का हुआ है उससे कहीं ज़्यादा कम हो गया है। और स्पेशली अब कहाँ, जो एशियन डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, ठीक है, ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं, जैसे जापान हो गया, सिंगापुर हो गया, साउथ कोरिया हो गया, यहाँ पे फर्टिलिटी रेट बहुत कम है। लोग यहाँ पे बच्चे अब पैदा नहीं कर रहे हैं। ये यहाँ की एक बड़ी समस्या है, क्योंकि अगर किसी भी देश में अगर वहाँ की जनसंख्या कम होने लगेगी, वहाँ के युवकों की आबादी कम होने लगेगी, तो आगे चल के जो लोग काम करने वाली एज में आते हैं वो कम आएंगे, ठीक है। जो यूथ होगा उस कंट्री में कम काम करेगा, ठीक है, जो लेबर फोर्स होगा उस कंट्री में कम काम करेगा। एंड कंट्री को आगे बढ़ाते कौन है? वहीं के लोग आगे बढ़ाते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करके आगे बढ़ाते हैं। तो अब अगर उन्हीं की संख्या कम होगी, अगर उन्हीं की बर्थ रेट कम होगा, तो कहीं ना कहीं कंट्री जो है उसका डेवलपमेंट रेट कम होने लगेगा। ये यहाँ पे चीज़ें हैं। तो क्या क्या रीजंस होते हैं जनरली जो आपके TFR जो है कम हो जाता है, जिनसे सबसे पहली बात तो राइज़ इन लिविंग कॉस्ट, कि मान लीजिए अगर किसी कंट्री में बहुत ज़्यादा महंगाई है, ठीक है, वहाँ के रेंट हो गए, वहाँ का खाना पीना हो गया, वहाँ का ट्रांसपोर्टेशन हो गया, वहाँ की सर्विसेज हो गई, बहुत ज़्यादा महंगी हैं, तो बड़े परिवारों के लिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा समस्या आएगी। क्योंकि जितने ज़्यादा बच्चे होंगे उतनी ज़्यादा वहाँ पे कॉस्ट जो है उनमें डिवाइड होगी, उतनी ज़्यादा और बर्डन और रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा सबकी देखभाल और सबकी ज़रूरतों की पूर्ति करना में, ठीक है। तो इसलिए लोग क्या करते हैं, अपना फैमिली साइज़ ही कम करने लगते हैं, बच्चे ही कम पैदा करते हैं ताकि उनके ऊपर इकोनॉमिक बर्डन कम आए। उसके बाद जिस फैक्टर के बारे में इस आर्टिकल में बात करी है, दैट इज़ एवोल्यूशनरी मिसमैच। एवोल्यूशनरी मिसमैच क्या होता है? कुछ ऐसे ट्रेड्स जो हमारे पास्ट में काम आते थे, कुछ ऐसी क्वालिटीज़ जो हमारे पास्ट में बहुत ज़्यादा फ़ायदे की थी, बट आज के समय में हमारे लिए लाभदायक नहीं है। ये एक रीज़न है। उसके बाद एक रीज़न है आपका जेंडर एम्पावरमेंट है। जो वुमेन हैं अब उनके पास ज़्यादा चॉइसेस हैं, उनके पास फाइनेंशियल कैपेसिटी है और इंडिपेंडेंट होने की, ठीक है। कॉन्ट्रासेप्टिव्स का जो एक्सेस है उनके पास वो और ज़्यादा हो गया है, ठीक है। उनके राइट्स और इकोनॉमिक और लीगल राइट्स जो हैं वो और ज़्यादा एक्सपैंड हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं वुमेन आर नॉट चूजिंग टू हैव मोर चिल्ड्रन, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, जैसे जो पॉवर्टी, जैसे अलग अलग थ्योरीज़ होती हैं, जैसे डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी हो गई, या फिर जैसे माल्थस की थ्योरीज़ हो गई जो आप जनरली पॉपुलेशन ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। उनकी थ्योरी के हिसाब से जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, लोग पॉवर्टी से निकलते हैं, उनकी लाइफ चॉइसेस चेंज होती हैं, ठीक है, उनके जो फैमिली साइजेज हैं वो कम होने लगते हैं। और उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है रोल ऑफ हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया और गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हो गया, कि जब देखते हैं हम हेल्थ की इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया,
हेल्थ पॉलिसीज़ इम्प्रूव होती हैं, तो लोगों के पास लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ने लगती है। एजुकेशन होता है तो उनके पास जॉब प्रोस्पेक्टिव और जॉब्स के प्रोस्पेक्ट्स और बढ़ने लगते हैं, ठीक है। उनकी जो लर्निंग एज होती है वो और ज़्यादा इंक्रीज़ होने लगती है। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हो गई, जैसे चाइना की 1 चाइल्ड पॉलिसी हो गई, ठीक है, और जैसे अलग अलग टाइप की पॉलिसीज़ हो गई जिससे सरकार खुद डिस्करेज करे, ठीक है, टैक्सेस और बढ़ाने लगे या फिर फाइन्स इम्पोज करे कुछ, तो इस तरीके से। तो काफ़ी सारे रीजंस होते हैं कि जिससे टोटल फर्टिलिटी रेट जो है कम हो जाता है, एंड इससे इवेंचुअली जो है पॉपुलेशन, जो जनसंख्या है, वो भी कम होने लगती है। तो चलिए देखते हैं इस वाले फैक्टर के बारे में, एवोल्यूशनरी मिसमैच क्या होता है जिसकी वजह से TFR कम हो रहा है इन देशों में। तो एवोल्यूशनरी मिसमैच का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है आपका सोशल स्टेटस और एक्सेस टू रिसोर्सेज। ऑथर ये कहता है इन दोनों के बीच में एक लिंक होता है कि सोशल स्टेटस जब बढ़ता है तब किसी भी व्यक्ति का एक्सेस टू रिसोर्स जो है बढ़ता है, ठीक है। एक्सेस टू रिसोर्स मतलब फॉर एग्जांपल जैसे वेल्थ हो गई, जिसका जितना सोशल स्टेटस होगा उसके पास उतनी ज़्यादा वेल्थ होगी, ठीक है। सिर्फ वेल्थ नहीं, और भी ज़्यादा अलग अलग तरीके के रिसोर्सेज होते हैं। तो बेसिकली ये लिंक क्या कहता है, एबिलिटी टू अट्रैक्ट, इसके अलावा एक्सेस तो बढ़ता ही है, सोशल स्टेटस के साथ एक और चीज़ बढ़ती है, दैट इज़ एबिलिटी टू अट्रैक्ट मेट्स फॉर रिप्रोडक्शन, ठीक है। उसके बाद ये बात की करी है कि ये दोनों जो फैक्टर होते हैं 1, 2, जो दोनों फैक्टर जो आपके सोशल स्टेटस से लिंक होते हैं, ये बेसिकली हमें हमेशा सर्वाइवल करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। सर्वाइवल कैसे, जैसे पीढ़ियों को आगे बढ़ाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। लाइफ को सस्टेन करने में, जैसे रिप्रोडक्शन होगा तो हमारी जनरेशन्स और आगे बढ़ेंगी, ठीक है। उसके बाद अगर एक्सेस टू रिसोर्स होगा तो एक टाइप से सेंस ऑफ सिक्योरिटी होगा लाइफ में, ठीक है, सस्टेनेबिलिटी होगी लाइफ में, तो एक टाइप से सर्वाइवल में हेल्प करता है। अब ये वाला जो हमारा एक ट्रेट रहा है सर्वाइवल के लिए, सोशल स्टेटस को चेज करना जिससे हमारा रिसोर्सेज और मेट्स फॉर रिप्रोडक्शन हो, ये एक टाइप से हमारा इंसानों का एक टाइप से ट्रेट रहा है कि जो सर्वाइवल और सोशल स्टेटस के बीच में लिंक रहा है। यहाँ एंशिएंट टाइम्स में काफ़ी ज़्यादा इसका लिंक रहा है, क्या कि जब हंटर गैदरर सोसाइटीज़ होती थी वो एक टाइप से एगैलिटेरियन सोसाइटीज़ होती थी, उनमें कोई क्लास डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता था। जो ट्राइबल सोसाइटीज़ होती थी तब की वो एगैलिटेरियन होती थी, मतलब हर कोई बराबर होता था, परिवार का हर सदस्य को इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती थी और इक्वल इन्फ्लुएंस होता था। तो तब के समय में म्यूचुअल डिपेंडेंसी, एक दूसरे के ऊपर निर्भर होना एक्सेस टू रिसोर्सेज के लिए और रिप्रोडक्शन के लिए, वो ज़्यादा होता था, ठीक है। सोशल स्टेटस पे एगैलिटेरियन सोसाइटी में ध्यान तब कम दिया जाता था। इसकी वजह से क्या होता था कि फैमिली जो थी वो स्मॉल हुआ करती थी, एंड जो आपका रिसोर्सेज के लिए कंपटीशन हुआ करता था वो कम होता था और उसको बढ़ावा नहीं दिया जाता था, क्योंकि कम साधनों में भी सारे काम हो जाया करते थे। तो इसलिए जब कम साधन में काम हो जा रहा है तो कंपटीशन, रिसोर्स साधनों के लिए जो कंपटीशन है वो कम होता था, और इसकी वजह से जो लोगों का सोशल स्टेटस है, सोशल स्टेटस पे तब इतना ध्यान नहीं दिया जाता था, ठीक है। तब जो कंपटीशन अगर होता भी था वो बहुत छोटे ग्रुप्स के बीच में होता था, छोटे छोटे ट्राइब्स के बीच में होता था। लेकिन आज के मॉडर्न टाइम्स में क्या होता है, सोशल स्टेटस रिसोर्सेज पे डायरेक्ट डिपेंड होता था। पहले सोशल स्टेटस और रिसोर्सेज का ज़्यादा लिंक नहीं होता था, आज के समय में लिंक ज़्यादा होने लगा है। जिसके पास ज़्यादा सोशल स्टेटस होता है उसके पास ज़्यादा रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है। जैसे आप यूट्यूब पे देखिए, जो ज़्यादा अमीर होता है वो ज़्यादा अच्छी लाइफस्टाइल वहाँ पे फ्लॉन्ट करता है, वो दिखाता है कि ज़्यादा अच्छे कार्स हैं, ज़्यादा वेल्थ है, ज़्यादा अच्छा घर है, ठीक है। ये फॉर इंस्टेंस ये हो गया। और जो फिर ऐसे इन्वायरमेंट में रिसोर्सेज के लिए जो कंपटीशन होता है, कंपटीशन भी और लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल के बीच में होने लगता है, ठीक है। और जब कंपटीशन बहुत बड़े स्केल पे होने लगता है तो वेल्थ डिस्पैरिटी भी होने लगती है, ठीक है। पॉवर्टी हो गया, इनइक्वालिटी हो गया, ये और ज़्यादा परसिस्ट करने लगता है सोसाइटी में। इसलिए आज के समय में जो सोशल स्टेटस के पीछे जो भागने वाली चीज़ होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। लेकिन अब आज के समय में क्या हो रहा है, स्पेशली ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में, कि आज के समय में रिसोर्सेज अबंडेंट हैं, ठीक है। रिसोर्सेज के लिए वहाँ पे डेवलप्ड कंट्रीज़ जो हैं वहाँ पे रिसोर्सेज ढेर सारे हैं, अबंडेंट रिसोर्सेज हैं, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी रिप्रोडक्शन
कम हो रहा है। ठीक है, जनरली ऐसा होता है कि जब एक्सेस टू रिसोर्सेज होते हैं, सोशल स्टेटस होता है, तब रिप्रोडक्शन भी कम ज़्यादा होता है। बट ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि लोग जो हैं और ज़्यादा हायर सोशल स्टेटस के लिए एस्पायर करते हैं। ठीक है, उनके पास जितना रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज से ठीक है, लेकिन उन्हें सोशल स्टेटस और चाहिए। जैसे वो और ज़्यादा एजुकेटेड होने चाहते हैं, और ज़्यादा वेल्थ चाहते हैं, और कैरियर में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं जो रिप्रोडक्शन है उस पर ना ध्यान देके सोशल स्टेटस पे ज़्यादा ध्यान लोग दे रहे हैं इन कंट्रीज़ में। तो जो इन्वेस्टमेंट है, जो अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो अपना मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो सोशल स्टेटस को बढ़ाने के लिए और ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, ना कि फैमिली और चिल्ड्रन पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे होता है। ये होता कैसे है कि सोशल स्टेटस की वजह से आपका फैमिली साइज़ कम होने लगता है। कि ऐसे देखिए कि जब बच्चे जो होते हैं उनका जो कॉस्ट ऑफ रेजिंग होता है, कि जैसे उनका कॉस्ट ऑफ लिविंग में जैसे उनका एजुकेशन एक्सपेंसेस हो गया, जैसे हेल्थ एक्सपेंसेस हो गया, जैसे फूड, क्लॉथ एंड शेल्टर एक्सपेंसेस हो गया, और भी अलग अलग तरीके के उनके एमिनिटीज़ हो गई, उनके वांट्स हो गए। तो बच्चे रेस करने के जब बच्चे बड़े करते हैं तो एक टाइप से उनमें एक एक्सपेंस इन्वॉल्व होता है। ठीक है, काफ़ी सारा खर्चा होता है। कहीं ना कहीं जो लोगों का जो रिसोर्स है, ठीक है, जो लोगों की वेल्थ है, जितने ज़्यादा फिर फैमिली में चिल्ड्रन होते हैं वो उतना और ज़्यादा डिवाइड होता जाता है, वो उतना ज़्यादा और एक्सपेंड होने लगता है। ठीक है, तो उससे लोगों के रिसोर्सेज जो हैं कम होने लगते हैं। एंड कहीं ना कहीं अगर रिसोर्सेज कम होंगे तो सोसाइटी में वेल्थ कम होगी, तो कहीं ना कहीं इसमें सोसाइटी का जो सोशल स्टेटस है, लोगों का सोशल स्टेटस है, रिसोर्स कम होगा तो सोशल स्टेटस भी कम होगा। ये लोगों को पसंद नहीं आता है। तो लोग क्या करते हैं, फैमिली साइज छोटा रखते हैं एंड अपना सोशल स्टेटस बढ़ाने की कोशिश करते हैं। कि जैसे पहले लोग क्या करते थे, वहाँ पे पहले लोग 4 बच्चे करते थे, 5 बच्चे करते हैं, एंड उनको फिर धीरे धीरे थोड़ा बहुत एजुकेट करते हैं। लेकिन आज के समय में क्या करते हैं, पहले जैसे बेसिक एजुकेशन जो है सफिशिएंट होता था जॉब के लिए, अब क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक ही बच्चे पे इन्वेस्ट कर रहे हैं एंड उसको और हायर एजुकेशन दिलवा रहे हैं, जिससे और हायर सोशल स्टेटस हो। बच्चों को एक्सपेंसिव स्कूल्स में डाल रहे हैं, बच्चों को बाहर भेज रहे हैं, अपना जो रिसोर्सेज हैं बच्चों के या फिर अपने खुद के सोशल स्टेटस बढ़ाने के लिए यूज़ कर रहे हैं, ना कि और ज़्यादा रिप्रोड्यूस करने के लिए। कहीं ना कहीं फिर इससे जो है, जो फैमिली का एक्सपैंड होना है, जो बच्चे और करना है, वो उसको डिस्करेज करा जा रहा है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो टोटल फर्टिलिटी रेट है, जो रेट है जिस दर से हर फैमिली में कितने बच्चे पैदा होते हैं, ये कम होता जा रहा है। तो ये मेन रीज़न है इस पूरे आर्टिकल का जो ऑथर समझाना चाह रहा है। अब आते हैं उसके बाद एडिटोरियल एनालिसिस में, देखते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट एडिटोरियल आए हैं एंड उनसे रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये वाला केस जो चल रहा है अभी, एथिक्स, पार्लियामेंट्री कंडक्ट एंड इंडियन एमपी। देखते हैं कि इसमें क्या है। सबसे पहले मैं इसकी रेलेवेंस बता दूं, ये इंपॉर्टेंट क्यों है। सबसे पहली बात तो ये आपके लिए प्री के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला आर्टिकल, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ों की बात होती है, जैसे प्रिविलेज हो गई, ठीक है, जैसे आपकी पार्लियामेंट्री कमिटीज़ हो गई। ठीक है, तो ये चीज़ डायरेक्टली एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछ चुके हैं एंड ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद आता है आपका मेंस। मेंस में ये क्यों इंपॉर्टेंट है, मेंस में आपका जो GS2 है, GS2 में आपका जो पॉलिटी वाला पार्ट है उसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आता है कि यूनियन एंड स्टेट जो आपका सिलेबस है, उसमें जो आपकी हेडिंग आती है यूनियन एंड स्टेट लेजिस्लेचर, उसमें स्ट्रक्चर हो गया, फंक्शनिंग हो गया, कंडक्ट ऑफ बिजनेस, पावर एंड प्रिविलेजेस एंड इश्यूज देयर इन, उस पार्ट ऑफ सिलेबस में ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड कहीं ना कहीं अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपका GS4 में भी इम्पॉर्टेंट है। GS4 क्या, एथिक्स वाले पार्ट में इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आपके करप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप अगर इसे देखें तो आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसे तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे आप एग्जाम्पल दे सकते हैं जब भी आप एथिक्स वाले किसी आंसर में मेंशन करें तो उसके बाद देखते हैं कि
इस पूरे आर्टिकल में ऑथर क्या कह रहे हैं और क्या कहना चाहते हैं, तो सबसे पहले बताते हैं कि क्या हुआ है अभी। ये बताया है कि लोकसभा, जो आपका हाउस ऑफ पीपल होता है, वहाँ पे एथिक्स कमेटी में एक प्रोसीडिंग चालू हो गई है। ठीक है, क्या प्रोसीडिंग चालू हुई है? ये हुआ है कि जो लोकसभा के एमपी हैं महुआ मित्रा, जो कि आपकी तृणमूल कांग्रेस की एमपी हैं वेस्ट बंगाल पे, उनके ऊपर एक सीनियर बीजेपी लीडर ने आरोप लगाया है कि उन्होंने सवाल पूछने के लिए, जो आपका क्वेश्चन आवर होता है या फिर आपके पार्लियामेंटेरियन से सवाल पूछे जाते हैं, उन सवालों को पूछने के लिए किसी से पैसे एक्सेप्ट किए हैं। ठीक है, बेसिकली ये है कि उन्होंने किसी से पैसे लिए हैं ताकि एक पर्टिकुलर टाइप का सवाल पूछें, एंड उस सवाल का जो इम्पोर्टेंस है एक टाइप से, उससे किसी और को फ़ायदा होगा। फ़ायदा किसको होगा? जिसने उन्हें पैसे दिए हैं। ठीक है, बेसिकली ये आरोप लगाया है। एंड जनरली एक टाइप से ये एक अनएथिकल प्रैक्टिस होती है कि जो पार्लियामेंट में जो प्रोसीडिंग्स होती हैं वो एक ऑनेस्ट डिस्कशन और डेलिब्रेशन, एक जेन्युइन क्रिटिसिज्म और डिसेंट के ऊपर ये सारी प्रोसीडिंग्स होती हैं। इनमें वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। एंड अगर जो किसी को पैसा दिया जा रहा है एक पर्टिकुलर टाइप का सवाल पूछने के लिए, कहीं ना कहीं वो दिखाता है कि एक करप्ट नेचर दिखाता है, तो ये आपका एक अनएथिकल एक्टिविटी हो गई। तो इसी के ऊपर आपकी एथिक्स कमेटी की प्रोसीडिंग शुरू हो गई हैं। ठीक है, कि जो एक्यूजेशन है, जो आरोप लगाए गए हैं, उसमें कितना सच है, एंड अगर ऐसा होगा तो आगे क्या होगा। तो बेसिकली यही है कि जो एमपी हैं उन्होंने मनी को एक्सेप्ट किया है ताकि वो सवाल पूछें। एंड इससे हुआ क्या है? सबसे पहले इससे तो जो उनका प्रिविलेज है उसका उल्लंघन हुआ है, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज हुआ है, और इससे कंटेम्प्ट ऑफ हाउस काउंट होता है। तो जनरली यहाँ पे ऑथर ने बोला है जब भी ऐसा केस हुआ है पास्ट में कि अगर किसी ने पैसे एक्सेप्ट किए हैं क्वेश्चन पूछने को, उससे ब्रीच ऑफ प्रिविलेज हुआ है, कंटेम्प्ट ऑफ हाउस हुआ है, तो ऐसे मैटर को इन्वेस्टिगेशन के लिए कमिटी ऑफ प्रिविलेज में रेफ़र किया जाता है। ये हमेशा पास्ट का ट्रेंड है, लेकिन इस वाले केस में एथिक्स कमेटी को रेफ़र किया गया है। ठीक है, उसके बाद बात करी है कि एथिक्स कमेटी जो है लोकसभा की, ये ध्यान में रखिएगा आप प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अलग अलग जो पार्लियामेंट की कमिटीज़ होती हैं उनके क्या क्या फंक्शन होते हैं, जो पार्लियामेंट्री कमिटीज़ होती हैं उनके क्या क्या फंक्शन होते हैं, क्या क्या कॉम्पोजिशन होते हैं, ठीक है, क्या क्या क्लासिफिकेशन होता है। ये आपको प्रीलिम्स के लिए डेफिनेटली पढ़ना है, ये प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड यही बात इस आर्टिकल में करी है कि एथिक्स कमेटी क्या होती है। तो सबसे पहले बताया है कि एथिक्स कमेटी जो है ईयर 2000 में इस्टेब्लिश हुई थी। अब इसके फंक्शन क्या है, कि यहाँ पे जो हम बात कर रहे थे इसका फंक्शन क्या है। सबसे पहले तो जो अनएथिकल कंडक्ट है एमपी का, उसके बारे में एग्जामिन करना है। ठीक है, कि कितना सच है उसमें, कितना नहीं है। उसके बाद बोला है कि एग्जामिन करने के बाद एक्शन को रिकमेंड करना है, सुझाव देना है पार्लियामेंट को। कमेटी देखेगी कि क्या सही है, क्या गलत है, कितना पनिशमेंट देना चाहिए, और फिर कमेटी जो है पार्लियामेंट को रिपोर्ट सेंड करती है जिसमें बताती है कि देखिए हमें लगता है इनको इस तरीके की सज़ा होनी चाहिए, और फिर पार्लियामेंट के ऊपर होता है कि उस सज़ा को, जो रिकमेंडेशन है, जो सुझाव मिलता है कमेटी से, उसको एक्सेप्ट करें, उस तरीके से सज़ा दें या फिर अपने हिसाब से एक्ट करें। और जो एथिक्स कमेटी है वो आपका कोड और एमपीज़ का जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसे ध्यान में रख के उससे रिलेटेड रूल्स बनाती हैं। तो अब अगला एस्पेक्ट जो इस क्वेश्चन आपके इस आर्टिकल में डिस्कस किया है कि भाई क्या होता है एथिकल कंडक्ट, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स एज एथिकल कंडक्ट, क्या एथिकल को डिफाइन किया है। तो यहाँ पे बताया है कि जो टर्म है अनएथिकल, उसे कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है। जो कमिटी है वो केस टू केस बेसिस पे डिसाइड करती है क्या एथिकल है, क्या एथिकल नहीं है। तो ये वाला एस्पेक्ट बहुत ही ज़्यादा सब्जेक्टिव हो जाता है। ठीक है, पास्ट केसेस में देखा गया है, इसमें पास्ट केसेस में भी ये ऐसा केस आया है, एंड लेकिन कहीं भी एक यूनिफॉर्मिटी नहीं है, हर जगह वेरिएशन है अबाउट व्हाट इज़ एथिकल और व्हाट इज़ नॉट। तो जो प्रेजेंट केस है अबाउट इलीगल ग्रेटिफिकेशन, मतलब किसी से पैसा एक्सेप्ट करना, ठीक है, किसी से एक टाइप से ब्राइब लेना, ये आपकी ब्रीच ऑफ प्रिविलेज है। एंड पास्ट में ऐसे केसेस को एथिक्स कमिटीज में को रेफर नहीं किया है। क्यों नहीं किया है?
इसकी क्रिटिसिज्म किया है कि जो अभी एथिक्स कमेटी को रेफ़र किया है उसे नहीं करना चाहिए था, या फिर वो सही नहीं है। क्यों? क्योंकि इस केस में, ऐसे केसेस में जनरली ये एक क्रिमिनल ऑफेंस बन जाता है टू एक्सेप्ट ब्राइब, एंड ये पार्लियामेंट्री कमिटीज़ जो हैं ऐसे क्रिमिनल ऑफेंसेस को डील नहीं करती हैं। ठीक है, ये तभी डिसाइड करती हैं जब आपका ब्रीच ऑफ प्रिविलेज होता है और आपका पेनल्टी जो होती है वो कोई कमेटी रिकमेंड करती है। तो जनरली ये ट्रेंड जो है नहीं देखा गया है। उसके बाद बात किया जाता है कि जो जुडिशियल प्रोसीडिंग होती है और पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग होती है ऐसे क्रिमिनल केस में, वो अलग अलग होती है। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस होता है जुडिशियल प्रोब में और आपका पार्लियामेंट्री प्रोब में। कि जैसे जुडिशियल प्रोब में अगर बात करी जाए, यही केस होता अगर जुडिशियल प्रोब में होता कि जुडिशरी जो है लॉज एंड रूल्स के बेसिस पे किसी भी मैटर को कंसिडर करती है, और जो उसका पूरा प्रोसीडिंग्स होती हैं वो एक जुडिशियल एक्सपर्ट करता है। जुडिशियल एक्सपर्ट कौन होता है? वो अलग अलग तरीके के जो जजेस होते हैं, सिविल जज हो गए, सेशन जज हो गए, वो करते हैं। ठीक है, लेकिन जो पार्लियामेंट्री प्रोब है, जो कि ये किसी भी एलिगेशंस पे, एमपी के एलिगेशंस पे जब ब्रीच ऑफ प्रिविलेज होता है तब वहाँ पे पार्लियामेंट्री प्रोब होता है। ये कंडक्ट कौन करते हैं? एमपीज़ करते हैं। जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वही देखते हैं कि इसमें क्या सही है, क्या गलत है, क्या फैक्ट्स हैं। एंड ये भी बताया गया है कि एमपीज़ और एमएलएज जो होते हैं ये एक्सपर्ट नहीं होते हैं जो प्रोब करते हैं। एंड दोनों के पास जो होती है पावर टू तफ्तीश करने की, उनके पास पावर होती है। लेकिन जो पार्लियामेंट्री प्रोब होता है इसमें इन्वेस्टिगेशन कैसे होता है? कमिटीज़ के थ्रू होता है इन्वेस्टिगेशन, जो रूल्स ऑफ हाउस हैं उसके अंडर होता है, एंड उनकी भी एक स्टैंडर्ड प्रोसीडिंग्स हैं। लेकिन यहाँ पे जो आपका पार्लियामेंट्री प्रोब होता है, जो पार्लियामेंट्री इन्वेस्टिगेशन होता है ऐसे केसेस में, उन पे आपका एविडेंस एक्ट नहीं अप्लाई होता है। इससे ये पता चलता है कि जुडिशरी के मुकाबले जो पार्लियामेंट्री प्रोब होता है दैट इज़ वेरी मच फ्लेक्सिबल एंड that is not codified। ठीक है, codified properly like judiciary, like judicial probe, judicial rules क्या? जैसे आपके आईपीसी हो गया, सीआरपीसी हो गया, एविडेंस एक्ट हो गया। पार्लियामेंट्री प्रोब में ऐसा कुछ नहीं होता। तो जो अभी का केस है वो आपका पार्लियामेंट्री प्रोब के हिसाब से चल रहा है। उसके बाद ये भी पता है कि जो फाइनल मैटर होता है, जैसे वहाँ पे जज डिसाइड करता है, यहाँ पे डिसाइड कौन करता है? स्पीकर करता है। ये भी आप ध्यान में रखिएगा, ये आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। पार्लियामेंट्री प्रोब कौन डिसाइड करता है? कोई इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर नहीं, बल्कि खुद स्पीकर। ठीक है, उसके बाद बात करी है कि इस केस में जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आउट किया था कि जो ऑनलाइन सबमिशन ऑफ क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे बताया है कि जो पार्लियामेंटेरियन होते हैं वो अपना पासवर्ड और लॉगिन जो होता है दूसरे लोगों के साथ शेयर करते हैं। ये बहुत आम बात है क्योंकि उनके पास इतना समय नहीं होता है कि सब लोग अपना कंप्यूटर खुद चलाएं। वो इस काम के लिए अपने पर्सनल असिस्टेंट रखते हैं जो उनका पासवर्ड और लॉगिन रखते हैं। ठीक है, और इसको कोई भी लोकसभा या राज्यसभा का कोई भी रूल जो है रेगुलेट नहीं करता है कि एमपीज़ जो है ये नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब अगर कोई रूल नहीं है तो डेफिनेटली वो लोग अपना पासवर्ड और आईडी शेयर कर सकते हैं। ये लोग जिस व्यक्ति के साथ चाहें उसके साथ एंगेज कर सकते हैं और उनकी कोई ऑब्लिगेशन नहीं होती है, उनके ऊपर कोई मैंडेटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है कि अपने इस एंगेजमेंट को शेयर करें, क्योंकि आर्टिकल 105 होता है वो पार्लियामेंटेरियंस की एक प्रिविलेज बताता है कि उनके पास फ्रीडम टू से एनीथिंग है हाउस में। ठीक है, वो जो चाहें बोल सकते हैं हाउस में, जो नहीं चाहें वो नहीं बोल सकते हैं हाउस में। तो किसके साथ क्या इंटरेक्शन करते हैं, किसके साथ पासवर्ड शेयर करते हैं, किसके साथ नहीं करते हैं, ये कंप्लीट फ्रीडम है उनका। ये हो गया। ठीक है, तो ये वाला आर्टिकल जो है बेसिकली ये आपके कुछ 3-4 पॉइंट्स को डिस्कस करता है। तो इसमें काफ़ी सारे बीच बीच में कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने चाहिए, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। अब देखते हैं, एक बार कुछ बेसिक्स देख लेते हैं। बेसिक्स में क्या है कि सबसे पहली बात तो पार्लियामेंट्री कमेटी क्या होती है? इट इज़ अ कमेटी होती है किसकी बनी हुई? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स की। ध्यान में रहे, जो कमेटी होती है उसमें आपके एग्जीक्यूटिव या फिर मिनिस्टर्स
ये नहीं होते, किसी भी हालत में मिनिस्टर्स नहीं हो सकते कमेटी के हिस्से में, क्योंकि कमेटी होती ही इसलिए है ताकि मिनिस्टर्स के काम को इवेलुएट कर पाए। तो अगर जो कमेटी मिनिस्टर्स ही अगर एक टाइप से इसमें होने लगे तो एक टाइप से सेपरेशन ऑफ पावर का उल्लंघन हो जाएगा। और इन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को अपॉइंट और इलेक्ट कौन करता है? फ्रॉम अमंग्स द मेंबर ऑफ द हाउस नॉमिनेटेड बाय स्पीकर और चेयरमैन। ठीक है, जो कॉन्सेप्ट है पार्लियामेंट्री कमेटी का वो कहाँ से आता है? ब्रिटिश पार्लियामेंट से आता है। ठीक है, दीज कमिटीज ऑपरेट अंडर डायरेक्शन ऑफ स्पीकर ऑफ लोकसभा और चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ठीक है, एंड प्रेजेंट देयर फाइंडिंग्स रिकमेंडेशन टू द रिस्पेक्टिव हाउसेस। तो स्पीकर के डायरेक्शन के अंडर काम करती हैं, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है उनके डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, तो ये जो अथॉरिटी होती है पार्लियामेंट्री कमेटी असल में बनती कहाँ से है? खुद कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि पार्लियामेंट्री कमेटी होनी चाहिए। ठीक है, कौन कौन से आर्टिकल्स होते हैं ये आप प्री के लिए ध्यान में रखिए कि जब हम पार्लियामेंट्री कमेटी की बात करते हैं तो कौन कौन से आर्टिकल्स बताते हैं पार्लियामेंट्री कमेटी के। सबसे पहली बात तो आर्टिकल 105 जो कि आपकी पावर्स प्रिविलेजेस बताता है ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड मेंबर्स एंड कमिटीज़। तो खुद कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि जो कमेटी के मेंबर्स होंगे उनके पास कुछ अधिकार होंगे। ईच हाउस, उसके बाद आर्टिकल आता है 118, ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट में मेक रूल फॉर रेगुलेशन सब्जेक्ट टू प्रोविजन प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ इट्स बिजनेस। तो ये कहता है कि जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के पास सारी अथॉरिटी होती है कि वो जो चाहे वो रूल बना सकता है। अगर कमिटीज़ जितनी भी तरीके की जो कमेटी बनाना चाहता है वो बना सकता है। और कमेटी को क्लासिफाई कैसे किया जाता है? तो दो तरीके की कमिटीज़ होती हैं आपकी। स्टैंडिंग कमेटी होती हैं जो कि आपकी परमानेंट कमिटीज़ होती हैं। एडहॉक कमिटीज़ होती हैं जो कि आपकी टेम्परेरी होती हैं या फिर सब्जेक्ट स्पेसिफिक होती हैं। ठीक है, कि जब तक के लिए कोई मैटर एग्जिस्ट करता है तभी तक के लिए कमिटीज़ बनाई जाती हैं ये, और ये आपकी होती हैं परमानेंट कमेटी। तो कितनी तरीके की कमिटीज़ होती हैं ये वाला पार्ट आप ध्यान से देखिएगा। ये आपका एग्ज़ाम में बोथ इन प्रीलिम्स एंड मेंस में पूछा जा चुका है। एंड देखते हैं क्या है। तो अलग अलग टाइप की कमिटीज़ होती हैं, उनके कुछ नंबर्स लोग होते हैं, उनके कुछ टेन्योर होते हैं एंड उनको नॉमिनेट कौन करता है। तो जैसे आपकी कुछ फाइनेंशियल कमिटीज़ हो गई। फाइनेंशियल कमिटीज़ क्या? जैसे एस्टिमेट कमेटी हो गई, आपकी कमेटी ऑन पब्लिक अकाउंट कमेटी हो गई, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग हो गई। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा उन किस कमेटी में कितने मेंबर्स होते हैं। जैसे एस्टिमेट कमेटी में 30 होते हैं, बाकी में 22 होते हैं। ठीक है, और उसमें भी कितने लोकसभा से होते हैं, कितने राज्यसभा से। तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। ठीक है, कौन सी कमेटीज़ जो हैं एक हाउस की होती हैं या दोनों हाउस की होती हैं। जैसे जो एस्टिमेट कमेटी है वो आपकी सिर्फ लोकसभा में होती है, लेकिन जो पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है वो इलेक्टेड बाय दोनों हाउसेस होती है। उसी तरीके से आपकी जैसे हाउस कीपिंग कमिटीज़ हो गई, सर्विस कमेटी में जैसे जनरल पर्पस, हाउस कमेटी, लाइब्रेरी और सैलरीज अलाउंस हो गया। डिपार्टमेंटली स्टैंडिंग कमिटीज़ हो गई जैसे कॉमर्स, होम अफेयर्स, ह्यूमन रिसोर्स। उसके बाद कमिटीज़ ऑफ इंक्वायर होता है जैसे कमिटी ऑन पिटिशन एंड प्रिविलेज, और आपकी एथिक्स कमेटी आपकी यहाँ पे आती है। ठीक है, उसके बाद आता है कमिटीज़ टू स्क्रूटनाइज एंड कंट्रोल आती हैं। ठीक है, आके जैसे अश्योरेंस, सबॉर्डिनेट लेजिस्लेचर, पेपर्स लेड एंड टेबल, ये इसका एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आ चुका है इसी से। ठीक है, जॉइंट कमेटी ऑन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट भी होती है। उसके बाद रिलेटेड टू डे बिजनेस ऑफ द हाउस जैसे बिजनेस एडवाइजरी, रूल्स, प्राइवेट मेंबर बिल, एब्सेंस ऑफ मेंबर। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, आपको याद करनी है ये चीज़। उसके बाद अगला आपका आर्टिकल आता है स्टॉक टेकिंग क्लाइमेट फाइनेंस, अ केस ऑफ सर्कलिंग इन रेड इंक। तो इसकी अगर रेलेवेंस अगर आपको बताऊं, रेलेवेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपका प्री के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल आता है, क्योंकि यहाँ पे आपके पेरिस एग्रीमेंट के बारे में बात होती है, आपके ग्लासगो, आपके बेसिकली यूएनएफसीसी के बारे में बात होती है और अलग अलग एग्रीमेंट्स के बारे में बात होती है। यहाँ पे आपकी बात होती है अलग अलग रिपोर्ट्स जो होती हैं, जैसे आईपीसीसी की रिपोर्ट हो गई। ठीक है, क्लाइमेट फाइनेंसिंग के अलग अलग क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ये सब। एंड जो आपका मेंस हो गया, मेंस में स्पेशली आपका GS1 जो हो गया आपके ज्योग्राफी में, ये इम्पॉर्टेंट है। एंड आपके GS3 में आपका इन्वायरमेंट एंड
बायोडाइवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे प्रीवियस ईयर काफ़ी सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। तो आज का ये वाला आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखते हैं इस आर्टिकल में क्या बात होती है। तो अभी तक इस आर्टिकल का कहने का मतलब क्या है, ठीक है, एक बार हम इसकी समरी देख लेते हैं क्या है। आर्टिकल ये कहना चाह रहा है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ठीक है। इसको ध्यान में रखते हुए कंट्रीज़ ने कुछ प्रोमिसेस किए कि हाँ, हम क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने के लिए, उसको फाइट करने के लिए कुछ फाइनेंसेस को कंट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन अभी तक क्लाइमेट चेंज को फाइट करने के लिए किसने कितना योगदान दिया, कितना कम दिया या कितना ज़्यादा दिया, अब उसका एक बार एनालिसिस करने की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। ये चीज़ है पूरे आर्टिकल में। सबसे पहले तो ये बताया कि जो स्टॉक टेकिंग है कि अभी तक कितना ज़्यादा फाइनेंस आया कितना नहीं, ये डेवलपिंग कंट्रीज़ के ट्रस्ट को बनाने के लिए ये वाला एस्टिमेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी रिसेंटली IPCC जो है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल और क्लाइमेट चेंज जो होता है, अपनी अलग अलग रिपोर्ट्स जो लाता है, इसको आपको ध्यान से पढ़ना है कि क्या क्या रिपोर्ट हैं, क्या कहती हैं वो रिपोर्ट। अभी इसकी एक रिसेंट सिंथेसिस रिपोर्ट आई, वो कहती है कि करंट टेम्परेचर जो है वो 1.1 डिग्री बढ़ चुका है अपना प्री इंडस्ट्रियल लेवल से, ठीक है। एंड इसकी वजह से जो हज़ार्डस वेदर है, जो हम एक्सट्रीम वेदर इवेंट देख रहे हैं, कोल्ड वेव आ रही है, ठीक है, उसके अलावा जैसे आपका हीट वेव्स आ रही हैं, सुपर साइक्लोन्स आ रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। वो क्यों है? क्योंकि अब तापमान पहले से ज़्यादा बढ़ चुका है। तो अब इसके ऊपर एक डिबेट होती है, ठीक है, लोग इसके ऊपर काफ़ी अब चर्चा करने लगे हैं। जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जो विकसित देश हैं, और वो वाली कंट्रीज़ जो वल्नरेबल हैं क्लाइमेट चेंज से, वो चाहती हैं कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो अपना मिटिगेशन का काम और तेज़ी से करें, ठीक है। लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो कहती हैं कि डेवलप्ड कंट्रीज़, अभी तक आपने जो प्रॉमिस किया है 100 बिलियन डॉलर्स को कंट्रीब्यूट करने का, पहले वो तो करो। तो एक टाइप से दोनों के बीच में ये एक डिबेट है। एक कहता है कि आप और एफर्ट्स करो, दूसरा कहता है आप उस एफर्ट को फुलफ़िल करने के लिए हमें पैसा दो, जो कि आप दे नहीं रहे हो। ये यहाँ पे एक बहुत बड़ा डिबेट हो जाता है। ये क्यों कहती हैं डेवलपिंग कंट्रीज़? क्योंकि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके पास जो क्लाइमेट फाइनेंस जो कि डेवलप्ड कंट्रीज़ उन्हें सप्लाई करना चाहिए, वो करेंटली बहुत ज़्यादा इनएडिक्वेट है। क्योंकि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके पास अभी इतने रिसोर्सेज नहीं है कि जो लो कार्बन डेवलपमेंट कर सकें या फिर क्लाइमेट रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं, क्योंकि ये जो होते हैं ये कॉस्टली होते हैं, ये हाईली कैपिटल इंटेंसिव होते हैं। एंड डेवलप्ड कंट्रीज़ ने क्या बोला है कि आप ये करिए, इसका पैसा हम लोग आपको क्लाइमेट फाइनेंसिंग के द्वारा दे देंगे। तो इसलिए कहीं ना कहीं ये पैसा नहीं दे रहे हैं एंड इनको ये इनएडिक्वेट पड़ रहा है, इसलिए ये कम हो रहा है। एंड इवेंचुअली हो क्या रहा है, इससे तापमान ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। एंड ये पूरा का पूरा जो डिसाइड किया हुआ था, ये किस बेसिस पे डिसाइड किया गया था, ये ध्यान में रखिएगा। ये आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज़, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं कि अगर हम एस्टिमेट करें कि क्या क्लाइमेट फाइनेंसिंग का अभी तक रहा है सिनेरियो, ये आप ध्यान में रखिएगा। ये भी आपका प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले 2009 में एक कोपेनहेगन अकॉर्ड हुआ था। आपका जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ है वो हुआ था कोपेनहेगन में, जहाँ पे डेवलप्ड कंट्रीज़ ने बोला, कमिटमेंट दिया, डेवलप्ड कंट्रीज़ ने ऐलान किया कि हाँ भाई, हम लोग 100 बिलियन डॉलर्स 2020 तक हम लोग डेवलपिंग कंट्रीज़ को दे देंगे, ताकि वो अपना क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर लें। और 2015 में बोला आया पेरिस एग्रीमेंट। पेरिस एग्रीमेंट का था आर्टिकल 9। आर्टिकल 9 में एक क्लॉज था क्या, बाइनियल अपडेट रिपोर्ट। जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जितनी भी कंट्रीज़ को आपको 100 बिलियन डॉलर्स तक का कंट्रीब्यूशन करना था, उनमें उन्हें एक रिपोर्ट निकालनी थी, ठीक है। रिपोर्ट में क्या बताना था कि अभी तक उन्होंने कितना किया, कितना नहीं किया और कितना उन्हें करना है। ये वाली रिपोर्ट जो थी मैंडेटरी थी, ठीक है। और पेरिस एग्रीमेंट में ये भी बोला गया कि जो 100 बिलियन डॉलर है ये हम 2025 तक पूरा फुलफ़िल कर देंगे। लेकिन अब 2021 हो गया, 2020 जो है चला गया। अब 2021 में ग्लासगो में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ हुआ, जहाँ पे जब एस्टिमेट लगाया कि अभी तक जो कंट्रीब्यूशन करना था 2020 तक, वो कितना किया, 100 में से सिर्फ ऑलमोस्ट 80 बिलियन डॉलर का ही हो पाया।
तो जो कंट्रीब्यूशन है वो शॉर्टफॉल हो गया, कम पड़ रहा है बेसिकली। तो पेरिस एग्रीमेंट की बात करें तो यहाँ पे नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन के बारे में बात की गई थी, ठीक है, कि कौन सी कंट्री कितना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस करेगी, उसी हिसाब से जितना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस करेगी उसे रिड्यूस करने के लिए उतना ही ज़्यादा कैपिटल चाहिए होगा, उतना ही ज़्यादा फाइनेंस चाहिए होगा, ठीक है। तो ये पेरिस एग्रीमेंट ने अलग अलग कंट्रीज़ ने बोला कि मैं देखिए 500 टन्स कार्बन डाइऑक्साइड को कम करूंगा, किसी ने बोला 700, किसी ने बोला 200। तो इन सब को कम करने के लिए कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है, टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है, तो उसको करने के लिए कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो उस हिसाब से आईपीसीसी जो है उसने बोला कि अगर हम सारी कंट्रीज़ जो जिन्होंने अपना एनडीसी बोला है, जिन्होंने अपना खुद से प्रॉमिस दिया है, अगर उन सबको एफ़र्ट को, पोटेंशियल एफ़र्ट को जोड़ लें, तब जाके हम लोग तब भी 1.5 डिग्री सेल्सियस पहुंच सकता है, ठीक है। तो अब ग्लोबल साउथ की अगर बात करें, अगर हम ग्लोबल साउथ के एनडीसीज़ को कंबाइन कर दें तो उन्हें लगभग 2030 तक 6 ट्रिलियन डॉलर की ज़रूरत पड़ेगी अपने एनडीसीज़ को फुलफ़िल करने के लिए। और अगर सिर्फ इंडिया की बात करें, इंडिया को 2015 से लेकर 2030 के बीच में अडेप्टेशन के लिए इतने बिलियन डॉलर की ज़रूरत पड़ी और मिटिगेशन के लिए ऑलमोस्ट 834 बिलियन डॉलर्स की, ऑलमोस्ट 1 ट्रिलियन डॉलर की ज़रूरत सिर्फ इंडिया को ही पड़ेगी, ठीक है। और ये इंडिया को किस काम के लिए चाहिए? अपने लो कार्बन और क्लीनर एनर्जी का ट्रांजिशन के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है ये। एंड इंडिया जो है आपका जस्ट ट्रांजिशन को सपोर्ट करता है, ये टर्म ध्यान में रखिएगा, प्रीलिम्स में आ सकता है ये। जस्ट ट्रांजिशन क्या कहता है कि इंडिया कहता है हमारे यहाँ ऑलमोस्ट 3.6 मिलियन पीपल जो हैं वो फॉसल फ्यूल बेस्ड एम्प्लॉयमेंट में काम करते हैं, जैसे माइनिंग हो गया, ठीक है, और जैसे अलग अलग टाइप की आपकी ऑयल एंड गैस, कोल माइनिंग वाली जो जॉब्स हो गई उनमें एम्प्लॉयड हैं, वो बहुत गरीब लोग हैं। तो अगर हम एकदम से कहीं लो कार्बन और क्लीनर एनर्जी वाली जॉब्स में आ जाएंगे तो इतने लोगों का लाइवलीहुड जो है खतरे में आ जाएगा। तो एक टाइप से हमें ऐसा ट्रांजिशन करना है कि कहीं ना कहीं इनका लाइवलीहुड भी सिक्योर बना रहे, ये होता है। तो एक टाइप से नीड सूटेबल इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी एंड लाइवलीहुड। तो अब एक और चीज़ होती है, बात आती है कि भाई जैसे हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी को मानते हुए डेवलप्ड कंट्रीज़ ने बोला कि हाँ हम पैसे देंगे किसको? डेवलपिंग कंट्रीज़ को, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज हैं नहीं एंड हम चाहते हैं कि वो भी डेवलप करें, ठीक है, डेवलप फॉसिल फ्यूल को कम करने में हो। लेकिन अब सवाल होता है ये होगा कैसे, ठीक है। तो अब एक बहुत बड़ा सवाल हो जाता है कि इसका बर्डन कैसे शेयर होगा, ठीक है, क्या क्राइटेरिया होगा, किस बेसिस पे कौन कितना कंट्रीब्यूट करेगा, किसको कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है, इसके बारे में कोई कहीं पे भी मेंशन नहीं है और ये एक बहुत बड़ा डिबेट खड़ा हो जाता है, ठीक है। इसके ऊपर कोई भी एग्रीमेंट नहीं है। एज अ रिज़ल्ट क्या हो रहा है, पिछले सालों में अभी तक यूएस जो इतना बड़ा कंट्रीब्यूटर है आपका फॉसिल फ्यूल का, उसने मात्र अभी तक अपने हिस्से का 5% ही कंट्रीब्यूट करा है। क्यों? क्योंकि क्राइटेरिया के ऊपर कोई भी एग्रीमेंट नहीं है। तो यूएस कहता है जब कोई क्राइटेरिया ही नहीं है तो हम किस बेसिस पे कब कितना दें, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो कैपिटल हो रहा है उसको कलेक्ट करना मुश्किल हो रहा है। और जो आपका यूएनएफसीसी है और पेरिस एग्रीमेंट है, दोनों ही इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के क्राइटेरिया को मेंशन नहीं करते हैं। तो ये बात आती है यहाँ पे। अब यहाँ पे एक और बात करी है कि जो यूएनएफसीसी और ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी है, यूएनएफसी ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, ध्यान में रखिए ये आपको प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। क्या ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी करती क्या है? लोन देती है किसको? डेवलपिंग कंट्रीज़ को, वही क्लीन एनर्जी के लिए, और एक ग्रीन क्लाइमेट फाइनेंस भी है। इसमें क्या करते हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज़ को $100 बिलियन मोबिलाइज करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या होती है, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ जो इन दोनों फंड्स में जो पैसा पंप इन करती हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़ कर ही नहीं रही हैं, ठीक है। जब कर नहीं रही हैं तो इनमें पैसा कम होगा और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ को फिर लोन कम मिलेगा, ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज़ को ग्रांट्स कम मिलेंगे। इसकी वजह से क्या होगा, क्लीन एनर्जी में ट्रांजिशन नहीं हो पाएगा। एंड इंस्टेड ये दोनों जो आपकी फैसिलिटीज़ हैं ये खुद आपकी अब डेवलपिंग कंट्रीज़ से बोल रही हैं कि आप खुद इसमें कंट्रीब्यूट करिए। तो ये एक बहुत बड़ा इशू आ जाता है। और जैसे अब आखिरी में कंक्लूजन में ऑथर ने क्या बताया है,
ये बताया है कि जैसे 2009 और 10 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, ठीक है। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में ग्लोबल नॉर्थ ने एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विलिंगनेस दिखाई, एक अर्जेंट सेंस ऑफ अर्जेंसी दिखाई और एक सेल्फ इंटरेस्ट को लेके उन्होंने बात करी। तो G20 यहाँ पे एक्शन में आया और कुछ ही सालों में, 1-2 सालों में 1.1 ट्रिलियन डॉलर्स IMF को दे दिए गए। तो जब एक इमरजेंसी आती है, ग्लोबल नॉर्थ जो है केपेबल है इसके लिए एफर्ट लेने के लिए, पास्ट में कर भी चुका है, तो अब क्यों नहीं, क्लाइमेट के मामले में क्यों नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे एक टाइप से डेफिशिएंसी के बारे में ऑथर ने बताया है। तो अभी तक जो हमने टॉपिक्स को डिस्कशन किया है, जिनके बारे में बात करी है, उससे एक बार हम लोग जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ चुके हैं आपके UPSC CSE में, उनको देख लेते हैं। मैं चाहूँगा कि आप स्क्रीन को पॉज करें और क्वेश्चन को पढ़ें एंड कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें। तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन, ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन, ये है आपका UNFCCC और आपका पेरिस एग्रीमेंट के बारे में। इसको भी आप पॉज करिए, रीड करिए, आंसर करिए। ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन, जो हमने ग्रीन क्लाइमेट फंड के बारे में बात करी थी। ये हो गया आपका एक मेंस का क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका GS2 का क्वेश्चन है। आप इसको 150 वर्ड्स एंड 10 मार्क्स के लिए अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। कमेंट बॉक्स में आप इसको आंसर करिए एंड इसको आपको एवेलुएट हो जाएगा। सो ये हैं 4 क्वेश्चन, इनको आप अटेम्प्ट करिए। सो आई होप आपको ये लेक्चर हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको कोई भी इशू है, कोई भी डाउट है, क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। टिल देन, सी यू इन नेक्स्ट एडिटोरियल एनालिसिस। टिल देन, थैंक यू।